तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। इसको हम लोग परिभाषा सहित जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके विशेषताएं यानी कि अलैंगिक जनन के क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग अलैंगिक जनन के लाभ और हानि को भी देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जीवों में जनन के अंतर्गत यह दूसरा जनन होता है अलैंगिक जनन, इसको परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जनन का वह प्रकार है जिसमें एक ही जाति के दो विपरीत प्रभेद युग्मकों के बिना बने तथा बिना संयुग्मित हुए नई संतति या फिर पीढ़ी की उत्पत्ति होती है। यही अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि बच्चों, इसको सरल शब्द में समझने का प्रयास करें तो यह अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, या फिर नर भाग लेंगे या फिर मादा। वही यहाँ पर बोला गया है कि दो विपरीत प्रभेद के युग्मकों के बिना बने, यानी कि उसके युग्मकों के बिना बने ही और बिना संयुग्मित हुए ही, यानी कि बिना निषेचन हुए ही संतति पीढ़ी की उत्पत्ति हो जाती है। यही अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि बच्चों, यह अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जानकारी लिए थे। उसमें दो जनक की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन के लिए, नर और मादा, और इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही जनक से काम चल जाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, तो बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम एक ऐसा जीव होता है जिसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि एक जीव से दो जीव और दो जीव से चार जीव होने की उसमें क्षमता पाई जाती है, तो वह अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अलैंगिक जनन को परिभाषा से ही समझ चुके हैं। अब हम लोग इसकी विशेषताएं को देखते हैं कि इनके क्या क्या विशेषताएं होते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर एक जनकीय होता है। जैसा कि बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि इनमें केवल एक जनक ही उपस्थित होते हैं, वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जनकी होता है, यानी कि इनमें केवल एक ही जनक उपस्थित होते हैं, या फिर नर उपस्थित होंगे या फिर मादा उपस्थित होंगे। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं बनते हैं, यानी कि युग्मक की उत्पत्ति नहीं होती है। और देख सकते हैं, संलयन नहीं होता है। यानी कि बच्चों, अगर युग्मक नहीं बनेगा तो किसके भी संलयन होगा, इस कारण इसमें संलयन भी नहीं होता है। तो अब बच्चों, हम लोग लैंगिक जनन की विशेषताएं को देख चुके हैं। अब हम लोग इससे लाभ को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, इनका सबसे पहला लाभ यही है कि इनमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, जो दो जनक नहीं होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, केवल एक जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, जो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पत्ति होती है, जो संततियों की उत्पत्ति होती है, वह बहुत अधिक संख्या में उत्पत्ति हो सकती है। यानी कि बच्चों, जो एक अमीबा होता है उसमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। तो एक अमीबा से दो अमीबा और दो अमीबा से चार अमीबा, चार से आठ अमीबा, ऐसे जल्दी जल्दी और बहुत अत्यधिक मात्रा में उसकी संततियों की उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा देख सकते हैं, यह जीवों के दूर तक फैलने में मदद करता है। यानी कि बच्चों, जो अलैंगिक जनन द्वारा जो जीवों की उत्पत्ति होती है वह उसे दूर तक फैलने में मदद करता है। यानी कि इसके जो जीव उत्पन्न होते हैं वह दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के हानि को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या हानि देखने मिलते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। यानी कि बच्चों, जो लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती थी उनमें उसके जीवों में अनुकूलन की क्षमता अत्यधिक होती थी, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति की उत्पत्ति होती है उनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। यानी कि सामान्य वातावरण में यह अपने आप को अनुकूलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव इस पर पड़ता है। दूसरा देख सकते हैं, इसमें युग्मक संलयन नहीं हो पाता है। यानी कि बच्चों,
अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं बनता है। देख सकते हैं युग्मक नहीं बनता है तो युग्मक का संलयन भी नहीं हो पाता है। वही यहाँ पर बोला गया है कि इनमें युग्मक संलयन नहीं हो पाता है। और तीसरा देख सकते हैं, इस प्रजनन से विकास की संभावना क्षीण होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो देख सकते हैं बच्चों, तीसरा क्या बोला जा रहा है हानि में, इस प्रजनन में यानी कि अलैंगिक प्रजनन से जो उत्पत्ति जीव होते हैं उनमें विकास की संभावना नहीं होती है या फिर क्षीण होती है, कुछ मात्रा में ही विकास की संभावना होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से जीवों में जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन को संपूर्ण समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।